चेरी ने सुयंग को सालों पहले वैसे ही छोड़ दिया था जैसे तुम्हारा क्रश तुम्हें छोड़ देता है। कोई अलविदा नहीं, बस खामोशी। जैसे कि उसने यह सब सिर्फ सोचा हो और उसके पास बिना जवाब वाले मैसेज के अलावा कुछ नहीं बचा था। और सिगरेट का एक पैकेट जो उसने कभी नीचे नहीं रखा। उसने अपने टूटे दिल को कवच बना लिया, धुएं को ढाल, और खुद को एक ऐसा इंसान बना लिया जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम वह खुद से तो यही कहता था, जब तक कि वह मुस्कुराते हुए वापस नहीं आ गई। जैसे कि उसने उस आग को शुरू करने वाली माचिस जलाई ही न हो। हल्की रोशनी भिनभिना रही थी जब सुयंग के होंठ चेरी से मिले और उसकी ज़बान उसके मुंह में फिसल गई। सुयंग को लगा जैसे उसका सिर जल रहा हो, उसका शरीर भारहीन हो गया था, मानो वह बिना गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर तैर रहा हो। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन धंस रही हो और उसका दिल डूबता जा रहा था, भले ही वह अपने विचारों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। एक बार फिर उसने खुद को बेबसी से उसमें डूबते हुए महसूस किया। जैसे ही चेरी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, सुयंग ने सोचा कि क्या उसे इसका भी पछतावा होगा। उसने उससे दूर हटने के बारे में सोचा, इस बात से चिढ़कर कि वह जब चाहे तब आ जाती थी और उसे इतनी आसानी से बेचैन कर देती थी। उसका बेवकूफ़ी भरा पहला प्यार, जिसे उसने अपने ही हाथों से फिर से जगाया था, अब एक जाल जैसा लग रहा था। जैसे ही सुयंग ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा, सीन एक बार में बदल गया। जहां सुयंग अंदर आया, उसके दोस्तों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, यह कहते हुए कि वह काफी समय से दिखा नहीं था। अब जब वह डिस्चार्ज हो गया था तो उन्होंने उसे यह कहकर छेड़ा कि उसे अब और ज्यादा आना चाहिए। उन्होंने पूछा कि उसने कभी मैसेज क्यों नहीं किया। उसके दोस्तों में से एक जोहान ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि सुयंग उन्हें पसंद भी करता है या नहीं। उसने बताया कि उसे यहां आने के लिए मनाने के लिए कितना ड्रामा करना पड़ा, बजाय इसके कि वह अकेले बैठकर पिए। जबकि उसके एक दोस्त ने पूछा कि क्या वह सच में ऐसा मानता है, यह बताते हुए कि अब तक तो वह वहां सभी को जान गया होगा। उन्होंने जोर से सोचा कि क्या वह माहौल को समझ नहीं पा रहा है, यह सवाल करते हुए कि वह ऐसी बात क्यों कहेगा। सुयंग ने साफ तौर पर चिढ़कर बड़बड़ाया कि वह जा रहा है। उसके दोस्त ने उसे खींचा, यह पूछते हुए कि वह कहाँ जा रहा है, और जोर देते हुए कि जब वह आ ही गया है तो रुक जाए, कम से कम बिल चुकाने में मदद करने जितनी देर तो रुक ही जाए। बेमन से सुयंग बैठ गया, इस बात से चिढ़कर कि वह बेवजह ही आ गया था। उसने सोचा कि बुरी भावनाएं हमेशा कितनी सटीक होती हैं और कभी गलत साबित नहीं होती। उसके दोस्त ने उत्साहित होकर एक रैंडम गेम खेलने का सुझाव दिया। सुयंग के विचार कड़वे हो गए जब उसने सोचा कि जोहान की आदत है किसी को भी बुला लेने की, और उसे उस आदमी की बेमतलब की बकवास में आकर नहीं आना चाहिए था। एक बार जोहान ज्यादा पी लेता तो वह उसे बस अकेला छोड़ देता। अचानक सुयंग की नज़र अंदर आते किसी पर पड़ी और वह चेरी थी। उसके दिमाग में उसकी मौजूदगी की याद कौंध गई। सुयंग के दोस्त एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, यह देखकर कि वो एक नया चेहरा है जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था, एक ट्रांसफर स्टूडेंट। सुयंग हैरानी से घूरने लगा जब उसने चेरी के दोस्तों को पास में बैठते देखा तो वह सोचने लगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। जैसे ही चेरी ने कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखा, सुयंग ने मन ही मन कोसा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ अपनी नजरें झुका लीं। सीन फिर बदला। इस बार सुयंग रेस्ट रूम में था। अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए वह खुद से बड़बड़ाया कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उससे इस तरह मिलेगा, और वो यह सोचकर परेशान हो रहा था कि कहीं उसके हाव भाव अजीब तो नहीं लग रहे थे। उसे डर था कि इतनी जल्दी जल्दी पीने की वजह से कहीं उसने कुछ अजीब तो नोटिस नहीं कर लिया। उसके आते ही उसका अब तक का सारा संयम पल भर में बिखर गया। सुयंग ने अपना दिमाग शांत करके वहां से निकलने की कोशिश की। उसे ऐसा लगा जैसे वो उस बसंत के मौसम में वापस खिंच गया हो जब वे पहली बार 18 साल की उम्र में मिले थे। अतीत में सुयंग क्लासरूम में ऊँघ रहा था जब उसने एक बातचीत सुनी।
टीचर उनकी क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट का परिचय करा रही थी और सबसे उसके साथ प्यार से पेश आने को कह रही थी। उसका नाम चेरी था। सुयंग ने सोचा कि सेमेस्टर के बीच में किसी ट्रांसफर स्टूडेंट का आना अजीब था। जब टीचर ने चेरी को अपना परिचय देने के लिए कहा तो उसने बस छोटा और सीधा सादा अपना परिचय दिया। उस पल सुयंग को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर कुछ गुदगुदी सी हुई हो। यह एक अनजानी, बेचैन करने वाली गर्माहट थी। बाद में जब चेरी स्कूल में झपकी ले रही थी, सुयंग ने देखा कि सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे लगा कि यह बहुत तेज है। उसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर कर लिया। परछाई से उसकी नींद खुल गई और उसने अपनी आंखें खोलीं और शुक्रिया अदा करते हुए उसकी तरफ मुस्कुराई। उसके कहे शब्द, उसका शुक्रिया, उसे शर्मा दिया। वह यह बड़बड़ाते हुए तेजी से दूसरी तरफ मुड़ गया कि यह कुछ भी नहीं था। वह पल उसके नाउम्मीद पहले प्यार की शुरुआत थी। सीन वापस वर्तमान में आ गया, जहां सुयंग इस बात से और ज्यादा चिढ़ रहा था कि जू ह्यून उसे अपने साथ ले आया था और फिर गायब हो गया, उसे अकेले इस स्थिति को संभालने के लिए छोड़कर। उसने खुद से कसम खाई कि वह जू ह्यून के साथ फिर कभी नहीं पिएगा। घर जाने से पहले एक सिगरेट पीने का फैसला करके उसने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। चेरी वहां खड़ी थी, साफ दिख रहा था कि वो नशे में है। सुयंग ने सोचा कि चीजों से बचना कितना आसान होता है, या उन्हें अनदेखा करने का नाटक करना। फिर भी इस चुनाव का खतरनाक सच यह था कि एक दिन ऐसा जरूर आता है जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, मुंह मोड़ने का कोई मौका नहीं मिलता। जिस पल उसने दोबारा उसका सामना किया, वह उसकी तरफ मुस्कुराई और बोली, बहुत समय हो गया, और बस इतना कहते ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का नाजुक सा सुकून एक बार फिर डगमगाने लगा। सुयंग ने अपनी सिगरेट की डिब्बी को वापस अपनी जेब में डाल लिया और सोचा कि चेरी अभी तक यहीं क्यों है। बाकी सब या तो घर चले गए थे या अगले राउंड के लिए। चेरी ने कहा कि उसे शराब ज्यादा चढ़ती है, तो वह जल्दी निकल गई थी। सुयंग ने उसे घर जाने के लिए कहा और पूछा कि क्या वह अकेले जा रही है। चेरी ने जवाब दिया कि उसे यकीन नहीं है, शायद वह बस उसे अलविदा कहना चाहती थी। सुयंग ने अपना चेहरा फेर लिया, उसे अपने गालों पर हल्की गर्माहट महसूस हुई। उसने पूछा कि क्या वह भी घर जाना चाहती है और क्या वह उसके लिए टैक्सी बुला दे। चेरी ने सिर हिलाया और कहा कि उसका घर पास है और वह पैदल जा सकती है। उसने आगे कहा कि वह स्कूल के पास वाले स्टूडेंट अपार्टमेंट में रहती है। सुयंग ने कहा कि वह भी पास में ही कहीं जा रहा है, इसलिए वह उसके साथ चलेगा। चेरी खुश लग रही थी और उसने उसे धन्यवाद दिया। सुयंग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रही थी। फिर भी अनजाने में ही चलते समय उसके कदम उसके कदमों से मिल गए। सुयंग ने पूछा कि क्या उसने कॉलेज में ट्रांसफर लिया था। चेरी ने सिर हिलाया और कहा कि वह सियोल आना चाहती थी। सुयंग ने उससे कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वे दोबारा इस तरह मिलेंगे। चेरी सहमत हुई और उनकी आंखें मिली। फिर उसने पूछा कि क्या उसने कभी उसके बारे में सोचा था। सुयंग जवाब देने ही वाला था, लेकिन चेरी ने उसे बीच में ही रोक दिया और सुझाव दिया कि उन्हें आइसक्रीम खरीदनी चाहिए क्योंकि उसका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। सुयंग मान गया, हालांकि मन ही मन वह सोच रहा था कि अब इस सब का क्या मतलब है। जैसे ही वे आगे बढ़े, चेरी ने पूछा कि क्या वह थोड़ी देर बैठना चाहता है। सुयंग ने उससे कहा कि उसे पहले ही देर हो चुकी है और उन्हें चलते रहना चाहिए। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चेरी एक बेंच पर बैठ गई और सुयंग भी उसके साथ बैठ गया। उसने कहा कि यहां आकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सुयंग ने पूछा कि उसका मतलब किन यादों से है। चेरी ने उसे याद दिलाया कि हाई स्कूल में उन्होंने खेल के मैदान में एक बेंच पर किस किया था और वह उस दिन हैरान रह गई थी। वर्तमान में उस याद से सुयंग का चेहरा गर्म हो गया। उसके विचार उस दिन के बाद के समय में चले गए। उसने उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया था। बाद में एक दोस्त ने उसे बताया कि वह ट्रांसफर करने से पहले सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए रुक रही थी। उसी दोस्त ने कहा कि उसे लगा था कि सुयंग को पहले से ही पता है, क्योंकि वे साथ में समय बिता रहे थे।
सुयंग ने पहले न समझने के लिए खुद को कोसा कि दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैंने उससे कभी ठीक से माफी नहीं मांगी। शायद यह ठंडी रात की हवा थी या शराब का असर जो अब हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा और भी ज्यादा जलने लगा। चेरी ने उसका नाम पुकारा और सुयंग ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि क्या हुआ। चेरी ने पूछा कि अगर वह इसकी भरपाई करने का एक मौका चाहे तो वह क्या सोचेगा। सुयंग हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। यह तो बस एक याद थी जिसे उसने बहुत गहरे दफना दिया था, और अब वह अचानक सतह पर आ रही थी। सुयंग ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को हल्के से छुआ। वह आगे झुका और उसे किस कर लिया। अंदर से वह हिल गया था, यह सोचते हुए कि उसने उसके साथ फिर से वही किया है। बहुत ज्यादा नशे में होने का बहाना बनाकर वह उसे अपने कमरे में ले गई और पहले की तरह वह उसके पीछे चला गया, यह जानते हुए कि शुरुआत उसी ने की थी। सुयंग चेरी को चूमने लगा और उसे जोर से काटा जिससे वो उस एहसास से कांप उठी। जैसे ही वो थोड़ा पीछे हटा, हर वो जगह जहां उसने छुआ था नरम और गर्म महसूस हो रही थी। उसकी शिद्दत से वो सिहर गई जो उसने हर स्पर्श में महसूस की। यह एक टिमटिमाती लौ की तरह धड़क रहा था और उसे लगा कि गर्मी उसके अंदर फैल रही है। उसने उसे कसकर पकड़ लिया जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और उस गर्माहट ने उसे वसंत की ठंडी हवा को भुला दिया। उसे करीब पकड़कर उसने उससे कहा कि अगर वो रुकना चाहती है तो अभी बता दे, क्योंकि बाद में शायद वो सुन ना पाए। उसके होंठ उसकी जांघों तक गए, जिससे चेरी कांप उठी और उसने उसे एक पल रुकने के लिए कहा। उसकी आवाज एक सिसकी में बदल गई जब एक कंपकंपी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। सुयंग ने उस गर्मी को बहुत शिद्दत से महसूस किया कि उसे लगा जैसे मांस पिघलने पर ऐसा ही महसूस होता होगा। उसने धीरे से कहा कि वो पहले से ही भीग चुकी थी और सोचा कि अब शायद और दर्द नहीं होगा, और ज्यादा महसूस करने की चाहत में उसने अपनी ज़बान को वहीं रहने दिया, जिससे चेरी सिहर उठी। उसने उससे कहा कि यह अजीब लग रहा है और उसे रोकने की कोशिश की। उसने उसे रुकने के लिए कहा लेकिन वो और भी जोशीला हो गया, जिससे उसकी एक और चीख निकल गई। चेरी की आवाज लड़खड़ा गई जब उसने बुदबुदाया कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं सुयंग ने सोचा कि वो जो अभी कर रहा था शायद थोड़ा जोखिम भरा था। उसने पूछा कि क्या उसे मुश्किल हो रही है। चेरी ने उसकी तरफ देखा और उसने उससे कहा कि अगर उसकी वजह से बात यहां तक पहुंची है तो उसे ही जिम्मेदारी लेनी होगी। बिना किसी झिझक के वो उसके अंदर चला गया, जिससे चेरी एक बार फिर कांप उठी और हाफते हुए बोली कि यह बहुत गहरा है। उसकी आवाज एक चीख में बदल गई और सुयंग ने सोचा कि यह खतरनाक था। उसने माफी मांगते हुए कहा कि ढीला करने के बाद भी वो अभी भी दम घुटने जितनी टाइट थी। उसने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और उसे थोड़ी और देर सहने के लिए कहा। जैसे ही वो पूरी तरह अंदर गया, चेरी की चीख और तेज हो गई और उसने फिर से कहा कि यह बहुत गहरा है, और उसने उससे धीरे होने की मिन्नत की। सुयंग ख्यालों में खो गया था। उसे लगा कि शायद जिस पहले पल उसने उसे देखा था वो तभी जान गया था कि एक दिन वो उसे पूरी तरह से अपना बना लेगी। वो झुका और धीरे से उसके गाल को चूमा, जबकि हर हरकत के साथ और भी गहरा दबाव डाल रहा था। हर हरकत उसे उस एहसास और उसकी मौजूदगी में और भी गहरे खींच रही थी, एक साथ काफी जोशीला और सुखद समय बिताने के बाद। बाद में सुयंग ने खुद को यह सोचते हुए पाया कि यह बहुत ज्यादा था। हर बार जब वो एहसास उसके शरीर में दौड़ता था, उसकी आंखों के सामने पूरी तरह सफेदी छा जाती थी। वो बहुत तेजी और जोश के साथ हरकत कर रहा था, जिससे चेरी जोर जोर से चीख रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसका शरीर इतना भरा हुआ महसूस हो रहा था कि उसे लगा वो फट जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस फटने ही वाली हो। यह एहसास नशीला भी था और डरावना भी। उसका नाम पुकारते हुए उसने उससे कहा कि अगर वो और नहीं कर सकती तो उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन चेरी ने मना कर दिया और कहा कि उसे यह पसंद है और अच्छा लग रहा है। सुयंग ने अपने होंठ काट लिए और पूरी शिद्दत से लगा रहा। उसकी तेजी से चलती सांसें उसकी थकान को जाहिर कर रही थीं। फिर भी हाफते हुए भी उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। जोर से काटने की वजह से उसके होंठों पर खून का स्वाद था। वह उसे चूमने के लिए झुका।
उसकी नजरें अपने सामने कांपते, लाल पड़ चुके, पसीने से भीगे और थरथराते शरीर को देख रही थी। हर बार जब उसे एहसास होता था कि उस जबरदस्त एहसास को महसूस करने वाला वह अकेला नहीं है, उसे एक अजीब, लगभग दयनीय सी राहत महसूस होती थी। उसने सोचा कि ऐसा पहले ही कितनी बार हो चुका है। यह सोचते हुए कि वह बेहोश हो जाएगा जबकि चेरी ने चुपचाप समर्पण करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने मन ही मन माना कि उसका इरादा चीजों को इतना आगे बढ़ाने का नहीं था। फिर भी वह नजरअंदाज नहीं कर सका कि वह कितनी भीगी हुई थी। निराशा में उसने खुद को कोसा, यह सोचते हुए कि कोई जानवर भी ऐसा बर्ताव नहीं करता। उसकी आंखें चेरी पर टिकी रहीं और उसके मन में एक परेशान करने वाला विचार आया। वह सोच रहा था कि जो पहले से ही सो रही है उसके साथ वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब और कुछ नहीं किया जा सकता था और उसने खुद को डांटा, यह तय करते हुए कि उसे शांत होने और कोई बेवकूफ़ी करने से पहले चले जाने की जरूरत है। उसने सब कुछ साफ करने और सुबह तक उसे आराम करने देने का फैसला किया। चेरी की नींद खुली तो उसने खुद को सुयंग के बगल में बिस्तर पर पाया, जो धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। वह उसकी ओर मुड़ी। उसे धुंधला धुंधला याद आया कि रात में उसने उसे खुद से बड़बड़ाते हुए सुना था। वह अपने ही कामों को कोस रहा था और कह रहा था कि कोई जानवर भी इस तरह से बर्ताव नहीं करता। यादों में उन शब्दों को सुनकर उस पल की खामोशी में चेरी धीरे से मुस्कुराई, उसे धीरे से बेवकूफ कहते हुए। सुयंग ने सोचा कि सिर्फ इसलिए कि ऐसा कुछ हो गया है, इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी फिल्मों की तरह चलेगी। चीजें रातों रात अचानक नहीं बदल जाती। लंबे समय बाद अपने पहले प्यार से मिलना, एक ही रात में प्रेमी बन जाना, इस तरह का नाटकीय मोड़ असल जिंदगी में शायद ही कभी होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी गाने को फिर से बनाने से उसका नाम नहीं बदल जाता। जब वह चेरी से टकराया तो उनके रिश्ते में बस मामूली बदलाव आए थे। उसने सोचा कि उनके रिश्ते को कभी कोई नया नाम नहीं मिला। उसने बिना किसी झिझक के उसे नजरअंदाज कर दिया। लेक्चर के दौरान सुयंग को ध्यान और लाचारी का जो मिला-जुला एहसास हो रहा था, वह लगभग हंसने लायक था। जब उसे ऊंघ आने लगी थी, उसके मन में चेरी के उसे बुलाने का सपना आया। अपनी आंखें खोलने पर वह उसे ठीक अपने सामने खड़ा देखकर चौंक गया, जो कि बहुत ज्यादा करीब थी। उसने पूछा कि क्या उसने उसे डरा दिया, और बताया कि उसने देखा था कि वह ऊँघ रहा था। उसने उसे जगाया था। उसने जल्दी से मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और पूछा कि वह कब आई क्योंकि उसने उसे क्लास की शुरुआत में नहीं देखा था। चेरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वह गलत बस में चढ़ गई थी और थोड़ी देर हो गई थी, सिर्फ 2 स्टॉप, लेकिन बिल्कुल अलग दिशा में, क्योंकि वह ख्यालों में खोई हुई थी। फिर उसने पूछा कि क्या आज का लेक्चर खत्म हो गया है और दोपहर के लिए उसके क्या प्लान हैं। सुयंग ने उसे बताया कि और कुछ भी तय नहीं है, जिस पर चेरी ने पूछा कि क्या वह उसके साथ लंच करना चाहेगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, चेरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह चौंक गया। वह उसके करीब आ गई, इतनी करीब कि वह उसकी सांसें सुन सकता था, और उस नज़दीकी ने उसे उस दिन की याद दिला दी। उसने मन ही मन खुद को कोसा, यह सोचते हुए कि उसे क्या हो गया है, लेकिन फिर भी उसके प्रस्ताव के लिए मान गया। बाद में लॉबी में जैसे ही सुयंग उसे चखने की इच्छा से उसकी ओर झुका, उसने पूछा कि क्या उसने यह नहीं कहा था कि वे खाने जा रहे हैं। चेरी ने जवाब दिया कि यह बस थोड़ी देर के लिए होगा। जब वह उसे चिढ़ा रही थी तो उसने पूछा कि क्या वह इसी तरह खेलना चाहती है, और उसने उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। चेरी थोड़ा लड़खड़ाई और उसने सहजता से उसे पकड़ लिया। बिना एहसास के उसने उसे थामे रखा, जबकि उसके पूरे शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई। यह एहसास बेचैन करने वाला और अजीब तरह से जाना पहचाना था। ठीक तभी किसी ने सुयंग को पुकारा। सुयंग के शरीर में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसके विचार भटके, लेकिन चेरी की आवाज ने उसे वापस हकीकत में ला दिया। जब उन्होंने आवाजें सुनी कि वह लड़का कहाँ चला गया,
तो लगभग तुरंत ही दूसरे छात्रों की आवाज़ें उसके कानों में पड़ी। वे आपस में बात कर रहे थे कि सुयंग कहाँ गायब हो गया है, यह देखते हुए कि उसने अपना बैग लेक्चर हॉल में ही छोड़ दिया है और अपना फ़ोन भी चेक नहीं किया है। उनमें से कुछ ने उसे लंच पर बुलाने की योजना बनाई थी। यह सुनकर उसके अंदर घबराहट की एक लहर दौड़ गई। उसके दोस्त सुयुंग ने आवाज लगाई, लापरवाही से कहा कि सुयंग शायद भूल गया होगा और पहले ही चला गया होगा, क्योंकि उसे अकेले खाना पसंद नहीं है। सुयंग ने मन ही मन जुह्युंग को कोसा जबकि चेरी अपनी हंसी दबा रही थी। वह चिढ़कर उसकी ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उसे यह मजेदार लग रहा है। उसने उसे याद दिलाया कि वे लगभग पकड़े ही गए थे और अगर उसकी जगह कोई और होता तो उनके नाम और चेहरे पूरे स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर छप गए होते। चेरी ने उसकी शिकायत का जवाब दिए बिना अचानक कहा कि उसे अभी याद आया कि उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। सुयंग के चेहरे पर नाराजगी की एक झलक दिखी जब उसने उसे याद दिलाया कि लंच पर चलने का सुझाव उसी ने दिया था। उसने जवाब दिया कि यह आज के लिए नहीं था, लेकिन वह किसी की शिफ्ट करने के लिए मान गई थी और जरूर तारीखों में गड़बड़ हो गई होगी। उसने बेपरवाह लहजे में माफी मांगी। उसने पूछा कि क्या सच में यही उसका बहाना है, लेकिन सीधे जवाब देने के बजाय वह अपनी लिपस्टिक लगाने लगी। उलझन में उसने दूसरी तरफ देखा, तभी उसने हल्के से उसके होठों को छुआ। उसने शाम को मिलने का सुझाव दिया, यह कहते हुए कि यह उसकी तरफ से दावत होगी, जिससे वह चाहते हुए भी शर्मा गया। उसने आगे कहा कि वह अपने दोस्त के साथ दोपहर का खाना खा सकता है, जिससे वह और भी चिढ़ गया, क्योंकि उसने साफ कर दिया था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता। चेरी जाने के लिए तैयार हो गई, यह कहते हुए कि वह इसे तय मान लेगी और बाद में उसका इंतजार करेगी। उसने उसे पीछे से पुकारा, यह कहते हुए कि वह अकेले यह तय नहीं कर सकती, लेकिन उसने पीछे मुड़े बिना हाथ हिलाया, यह कहते हुए कि वह उससे बाद में मिलेगी। उस छोटे से इशारे ने उसे चौंका दिया। अकेले रह जाने पर उसने हताशा में अपने बाल खुजलाए, उसके बारे में सोचते हुए। हालांकि उनकी स्थिति बदल गई थी, लेकिन उन मतभेदों से इनकार नहीं किया जा सकता था जो दिखने लगे थे, ऐसे मतभेद जो कम से कम उसके लिए बहुत बेचैन करने वाले थे। शाम तक सुयंग गेट पर इंतजार कर रहा था जब चेरी आई, यह देखकर मुस्कुराई कि वह जल्दी आ गया था। उसने कहा कि अभी भी समय बाकी है और उसने जल्दी आने से तुरंत इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह अभी अभी आया है। उसने अंदर जाने का सुझाव दिया और वह मान गया। जैसे ही वे रेस्टोरेंट की ओर चले, सुयंग सोच रहा था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहां पहुंचने के बाद भी वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या वह जानबूझकर कुछ चीजों को नजरअंदाज करने का नाटक कर रही थी या उसके मन में कोई और ही बात थी। उसने उसे कभी नहीं बताया और वह खुद भी इसका पता नहीं लगा सका। दिल ही दिल में वह जानता था कि उनके रिश्ते को स्पष्टता की जरूरत है, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इस डर से कि कहीं उसे ऐसा जवाब न सुनना पड़ जाए जो वह नहीं चाहता। बाद में किताबों की दुकान पर उसने खुद से कहा कि अगर वह कुछ सच्चाइयों को अनकहा छोड़ दे और समय को बीतने दे, तो वह जैसी चीजें हैं उससे ठीक है। शायद उसकी अनिश्चित भावनाएं आखिरकार अपनी जगह ढूंढ लेंगी। जब चेरी ने उसकी नजरों को पकड़ा और मुस्कुराई, तो उसने इस नाजुक उम्मीद को पालने की हिम्मत भी की कि शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही वे रास्ते पर वापस चले, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसे एक संकरी गली की ओर खींचा, मन ही मन उसे चूमने के लिए झुका। उसने सोचा कि उसे तब बोलना चाहिए था, चाहे जवाब कुछ भी होता। अब जैसे जैसे उनकी नजदीकियां बढ़ी, उसे स्पष्टता के लिए जोर न देने का अफसोस हुआ, उनके रिश्ते के उलझे हुए वाक्य पर अल्पविराम या पूर्ण विराम न लगाने का अफसोस हुआ। जैसे ही सुयंग के होंठ चेरी से मिले, उसने उसे धक्का दिया। उसके हाथ उसकी बाहों को पकड़े हुए थे क्योंकि वह दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। अचानक लगे झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह चौंक कर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे एक पल रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने मजबूती से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके इनकार ने उसे पुकारने पर मजबूर कर दिया। अपनी ही आवाज की ध्वनि ने उसे झकझोर कर जगा दिया।
सुयंग ने उलझन में पलकें झपकाईं, चेरी को अपने बगल में शांति से सोते हुए पाया। यह कैसा सपना था, यह सोचते हुए उसके मन से एक तीखी गाली निकली। उस दिन बाद में कॉलेज में जू ह्युंग ने उसे आवाज दी। उसने पूछा कि वो वहां क्यों था और कहा कि आजकल उससे मिलना मुश्किल हो गया है। उसने सुयंग पर हमेशा चले जाने और कभी साथ वक्त न बिताने का आरोप लगाया। सुयंग ने पूछा कि वे आखिरी बार कब साथ थे। इससे जू ह्युंग की चिढ़ और बढ़ गई। जब वे स्मोकिंग एरिया में थे। ह्युंग ने सवाल किया कि सुयंग सिगरेट क्यों नहीं पी रहा था, यह कहते हुए कि वे वहां इसी वजह से आए थे। सुयंग का दिमाग चेरी को चूमने की याद में खो गया। उसने मना किया और वहां से चला गया, यह बड़बड़ाते हुए कि वे सब भाड़ में जा सकते हैं। जू ह्युंग का गुस्सा बढ़ गया और उसने उसे सिगरेटबाज बदमाश कहा। एक और दोस्त ने कहा कि सुयंग अजीब बर्ताव कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है जो वो पहले कभी नहीं करता था। जू ह्युंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि जरूर कोई वजह है जो वो सिगरेट से बच रहा है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सुयंग को याद आया कि मौसम विभाग ने शाम को बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन बारिश तो अभी से हो रही थी। उसे याद आया कि चेरी उस सुबह बिना छाते के निकली थी। वो शायद कहीं फंस गई होगी और कहीं जा नहीं पा रही होगी। यह सोच उसे परेशान कर रही थी। उसने उससे संपर्क क्यों नहीं किया था? उसने उसे एक मैसेज भेजा और इंतजार करने का फैसला किया। तभी उसके सामने एक ऐसा नजारा आया कि उसकी आंखें वहीं जम गईं। कोई चेरी के बगल में खड़ा था, जिसने उसके ऊपर छाता तान रखा था। उसे देखते ही वह शख्स साफ तौर पर चौंक गया और चेरी की आंखें उसकी तरफ गईं। उसका नाम पुकारते हुए उसके चेहरे पर हैरानी की एक झलक दौड़ गई। सुयंग आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे तेजी से दूर ले गया। वे एक दीवार के पास रुके जहां उसने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी आवाज में उलझन भरी थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी देखकर वो सहम गई। उसके मन के अंदर शब्द उमड़-घुमड़ रहे थे, बाहर आने के लिए आपस में लड़ रहे थे। वो सोच रहा था कि कहां से शुरू करे। क्या वो पूछे कि वो बदमाश कौन था, या फिर यह जानने की जिद करे कि वो असल में उसके लिए क्या मायने रखता है। इससे पहले कि वो अपने ख्यालों को सुलझा पाता, चेरी की आवाज बीच में आई। उसने पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। उसे उस पल तक एहसास नहीं हुआ था कि वो उसे खोने से कितना ज्यादा डरता था। उस डर ने उसे रोक लिया और जब तक वो हिचकिचाता रहा, बस कुछ बेतुके शब्द ही उसके मुंह से निकल पाए। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि कुछ नहीं। हालांकि वो जानता था कि उसके जाने बिना ही अनगिनत मौके हाथ से निकल चुके थे। आखिर में उसने उसे भिगोने के लिए माफी मांगी। जब वो वहां से हटा तो बारिश उसे पहले से कहीं ज्यादा ठंडी महसूस हुई। उसकी जिंदगी की सबसे ठंडी बसंत की बारिश। सुयंग के जाने के बाद चेरी वहीं विचारों में खोई खड़ी रही और उसका मन अतीत के बचे हुए हिस्सों में भटकने लगा। उसने सोचा कि उसकी किशोरावस्था बेरंग और फीकी छोटी छोटी कहानियों की एक लड़ी जैसी थी। उसके पिता के काम के लिए अक्सर उन्हें जगह बदलनी पड़ती थी, लेकिन इस वजह से वो अपने परिवार से अलग रहने का दर्द कभी सहन नहीं कर पाई थी। एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद वह कभी भी एक ही स्कूल में 2 साल से ज्यादा नहीं पढ़ी थी। वह हमेशा खुद से कहती थी कि वह ठीक है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एडजस्ट करना थका देने वाला था और लगातार विदाई हिम्मत तोड़ देती थी। आखिरकार उसने बदलते माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करना बंद कर दिया। बाहर की दुनिया एक ऐसी चीज बन गई जिसे वह दूर से देखती थी, एक फिल्म के पर्दे की तरह जहां सीन अचानक एक के बाद एक बदलते रहते थे। उससे मिलने तक उसकी जिंदगी ऐसी ही थी। यह एक जमे हुए बर्फीले समंदर में बिना किसी मंजिल के भटकने जैसा था। और फिर अचानक एक छोटे से द्वीप से टकरा जाना जहां ताजी हरी कोंपलें फूट रही थीं। उसकी मौजूदगी एक अचानक झटके और एक अनजाने अपनेपन जैसी थी। उस समय सुयंग के करीब जाना किसी चीज की ओर कदम बढ़ाने जैसा लगा था। उसने इस बदलाव का स्वागत किया, यह चाहते हुए कि वह उसका ख्याल रखे, उसका साथी बने। उसके अंदर का वह ठहरा हुआ मौसम आखिरकार बदलने लगा था। यादें धुंधली हो गईं और वह वर्तमान में लौट आई। कॉलेज में वह एक क्लासरूम में गई, लेकिन उसे सुयंग कहीं नहीं दिखा।
उसने सोचा कि क्या वह आज आया नहीं है। तभी किसी ने उसे आवाज दी और पूछा कि क्या वह किसी को ढूंढ रही है, और यह कहकर छेड़ा कि वह ईस्ट विंग तक आ गई है। यह चू ह्यून था। चेरी ने उसे बुलाते हुए कहा कि उसे बात करनी है। चू ह्यून ने थोड़ा हैरान होकर पूछा कि क्या बात है। उसने समझाया कि वह जाने से पहले सच जानना चाहता था, लेकिन चेरी ने सब कुछ सुनने के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया। चू ह्यून ने परेशान होकर एक आह भरी और बड़बड़ाया कि सुयंग अभी अभी मूसलाधार बारिश में घर चला गया है और शिकायत कर रहा था कि अब उसके अपने आंसू ही उसकी आंखों को धुंधला कर रहे हैं। फिर उसने पूछा कि वह पहले किसके साथ थी। चेरी ने शांति से जवाब दिया कि वह उसका छोटा भाई था। चू ह्यून को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि यह तो किसी ड्रामे जैसा लग रहा है। जब चेरी ने यह माना कि उसने बस इस मामले को जाने दिया था, चू ह्यून ने अंदाजा लगाया कि वह जरूर तरह तरह की बातें सोच रही होगी। उसने जवाब दिया कि शायद वह बस थोड़ी शरारती हो गई थी। यह सुनकर वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि वह जानता है कि उसने सुयंग को बहुत मौके दिए हैं, और जोर से सोचने लगा कि क्या वह ऐसे मामलों में बस एक बेवकूफ है। यह बात तो वह पहले ही समझ गई होगी। चू ह्यून ने आगे कहा कि उसने जितना देखा है, सुयंग बिल्कुल भी नहीं बदला है। चेरी चुपचाप सहमत हो गई। चू ह्यून ने कहा कि अगर वह उसकी बहन होती तो वह उसे उससे ब्रेकअप करने के लिए कहता और फिर उसे ढूंढकर उसकी अक्ल ठिकाने लगाता। चेरी ने कहा कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर चू ह्यून ने पूछा कि क्या वह सुयंग से दोबारा मिलने का सोच रही है। उसकी खामोशी ने ही जवाब दे दिया। उसकी पीठ थपथपाते हुए चू ह्यून ने उससे सुयंग से ईमानदारी से बात करने और उसे एक और मौका देने के लिए कहा। उसने कहा, कभी कभी उसे खुद भी थोड़ा झुकना पड़ेगा। सुयंग का भविष्य भले ही बहुत उज्जवल न हो, लेकिन वह बेवकूफ नहीं है, और अगर वह फिर भी नहीं समझता तो वह जानता है कि उसे क्या करना है। अपना फोन चेक करते हुए चू ह्यून ने सुयंग का एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि उसे जुकाम हो गया है। यूयुन ने बताया कि सुयंग बीमार बिस्तर पर पड़ा है और जाहिर है उसे पता ही होगा कि ऐसा होगा, खासकर उसके बारे में चेरी के बताने के बाद। उसने उसे उसके पास जाने के लिए उकसाया, यह कहते हुए कि हमला करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब दूसरा व्यक्ति सबसे कमजोर हो। चेरी आखिरकार मान गई, लेकिन उससे कहा कि वह दूसरों के रिश्तों में दखल देना बंद करे और इसके बजाय अपने रिश्ते पर ध्यान दे। जब वह दूर चली गई तो उसकी बातों ने जोहान को बेचैन कर दिया। उसके पीछे चिल्लाते हुए यह जानने की मांग की कि उसने उसकी अपनी स्थिति के बारे में कैसे अनुमान लगाया। अकेले रह जाने पर जोहान ने आह भरी, यह बड़बड़ाते हुए कि वह एक भूत की तरह थी। उसने सोचा कि कैसे वह पहली बार में ही सुयंग के साथ उलझ गई थी। दृश्य बदल गया जब सुयंग बिस्तर पर पड़ा था, उसे बुखार था और वह कांप रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। जब उसके बुखार की गर्मी ने उसे दबा दिया तो उसके मुंह से एक गहरी आह निकली। बीमारी की धुंध में उसके विचार बिखर गए। घर पर जब सुयंग आराम कर रहा था, उसने अचानक अपने चेहरे के पास एक कपड़ा महसूस किया। अपनी आंखें खोलने पर उसकी धुंधली दृष्टि में धीरे धीरे चेरी दिखाई दी। एक पल के लिए उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था या शायद बुखार से प्रेरित कोई भ्रम था। फिर भी उस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर जल रही भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता था। उसने स्वीकार किया कि यह अब हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन वह उसे हमेशा से पसंद करता था और उसने उसका हाथ अपने गाल पर रख लिया। उसने आगे कहा कि हाई स्कूल में भी और अब भी वह चाहता था कि यह तेज बुखार सब कुछ धो डाले। वह जानता था कि अतीत को बदलने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वह बस इसे जोर से कहना चाहता था। वह भ्रमित हो गया जब उसने देखा कि उसका हाथ ठंडा महसूस हो रहा है, उस चीज में भी जिसे वह एक सपना समझ रहा था। उसका तमतमाया हुआ गहरा लाल चेहरा देखकर उसे यह विचार आया कि शायद यह कोई सपना नहीं था। उसने खुद को जगाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि वह सच में वहां थी। चेरी पास आई, यह पूछते हुए कि क्या वह गंभीर था। वह हिचकिचाया,
और लड़खड़ाते हुए पूछा कि वह वहां क्यों थी। चेरी ने समझाया कि वह दोबारा मिलने से बहुत पहले से उसके बारे में सोच रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसका फोन टूट गया था उसके सामान में दब जाने के बाद। उसकी मां ने उसे बताया था कि वह अगले कुछ दिनों में व्यस्त रहेगी और उसे तुरंत नया फोन नहीं दिला पाएगी, यह पूछते हुए कि क्या वह इंतजार कर सकती है। चेरी मान गई थी, यह कहते हुए कि कुछ दिन ठीक रहेंगे। हालांकि अंदर से उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसे पूरी तरह खो दिया हो। उसे एहसास हुआ कि उसने उसे अपनी भावनाओं को बताने का मौका खो दिया था। उस समय भी उसमें हिम्मत की कमी थी। बाद में जब वह हाथ मुंह धो रही थी तो उसकी सहेली ने उसे मैसेज किया कि सुयंग ने उनके स्कूल के लिए आवेदन किया है। चेरी ने उस समय इसकी पुष्टि नहीं की थी, यह सोचकर कि अपनी उम्मीदें बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फिर उसकी सहेली ने दोबारा मैसेज किया, यह बताते हुए कि सुयंग उनके विभाग में था, वही व्यक्ति जिसके बारे में उसने एक बार बात की थी। इस खबर से उसे बहुत रोमांच महसूस हुआ। भले ही वह कई बार स्कूल गई थी, पर वह किसी को देखने के लिए इतनी उत्साहित कभी नहीं हुई थी। लेकिन जब उसने आखिरकार सुयंग को देखा तो वो जो सच में कहना चाहती थी, कह नहीं पाई। उसने माना कि उसे डर था कि वो उसे पहले की तरह फिर से दूर कर देगा। सुयंग ने जवाब दिया कि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। चेरी ने समझाया कि उसे लगा था कि उसने अपनी बात साफ साफ कह दी है, लेकिन चूंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका क्या मतलब है, शायद वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी। वो हैरानी से उसे देखता रहा जब उसने कबूल किया कि वो भी उसे पसंद करती है। उसने बताया कि बहानों से उसके कमरे में घुसना, उसके बगल में सोना और साथ में बिताए वो सारे पल सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। सुयंग ने उसे करीब खींचा और किस करने के लिए झुका। उसने माफी मांगी, यह कहते हुए कि उसे उसकी सर्दी लग सकती है, लेकिन चेरी ने इस बात को टाल दिया, यह कहते हुए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो ठीक है। वो खुशी खुशी उसके साथ बीमार पड़ जाएगी। उनका किस और गहरा हो गया, उनकी ज़बानें उलझ गईं और सुयंग का हाथ भटकने लगा, जिससे सुयंग शर्मा गया और उसने फिर से माफी मांगी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेरी ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसे याद दिलाते हुए कि उसने कहा था कि आज उसे एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। वो उसका ख्याल रखेगी क्योंकि उसका शरीर तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा था। उसके पूरे बदन में एक सनसनी दौड़ गई, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और सांसें तेज हो गईं। वो पहले से ही गीली हो चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर प्यार और दृढ़ संकल्प दोनों थे। यह देखकर सुयंग को याद आया कि उसने कहा था कि वो उसे पसंद करती है और वो खुशी खुशी उसकी बीमारी में उसका साथ देगी, अगर इसका मतलब उसके करीब रहना है। उसने आगे कहा कि उसने उसे जाने का मौका दिया था, लेकिन अब जब वो रुक गई है तो वो उसे अब और दूर नहीं कर सकती। बदले में सुयंग ने उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया, उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे उसे खोने से डर रहा हो। चेरी सुयंग की ज़बान चूम रही थी और उसके पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ रही थी और आखिरकार वो बेहोश सी होकर उसके कंधे पर झुक गई। सुयंग अपनी हरकत जारी रखते हुए अपनी उंगलियां चलाता रहा, लेकिन उसने उसका हाथ रोक दिया, यह कहते हुए कि इस बार वे रुकेंगे नहीं और अंत तक जाएंगे। कपड़े उतारने और शुरू करने के बाद सुयंग ने पूछा कि क्या वो सच में इसके लिए ठीक है और क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए। चेरी ने उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक है, यह समझाते हुए कि चूंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद पहल करेगी, क्योंकि वो कम से कम एक बार ऐसा करके देखना चाहती थी। ये शब्द सुनकर सुयंग का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया जब चेरी पूरी तरह से अंदर चली गई, जिससे उसके बदन में और भी कंपकंपी दौड़ गई। उसने सोचा कि लेटे होने के मुकाबले वो और भी गहराई तक पहुंच सकता है और उसे पूरा अंदर तक महसूस करना बहुत गर्म एहसास दे रहा था। सुयंग बुखार से चक्कर आने के बावजूद उसे यह बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर भी रफ्तार इतनी धीमी थी कि वो पागल हो रहा था, हालांकि उसने उसके लिए खुद को रोकने की कोशिश की। फिर भी वो खुद को रोक नहीं सका। उसने चेरी को और करीब खींच लिया, जिससे वो चीख पड़ी और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं जबकि सुयंग मन ही मन मुस्कुराया। सोच रहा था कि वह कितनी कमाल की थी।
उसे हैरानी हुई जब उसने बताया कि उसे अगले दिन भी बिस्तर में रहना होगा। उसके बाद सुयंग ने बेताबी से खुद को शांत किया, जबकि चेरी सोच रही थी कि वह गिनती भूल चुकी है कि वह कितनी बार अपने चरम पर पहुंची थी। उसे अपना शरीर अब अपना नहीं लग रहा था। उसने माना कि वह अभी अभी फिर से चरम पर पहुंची थी। उसने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन सुयंग फिर से अंदर आ गया। चेरी को लगा कि यह पहले से अलग था, ज्यादा तीव्र और ज्यादा संवेदनशील, जबकि सुयंग ने उसकी गर्दन पर काट लिया। जैसे ही वे लेटे, उसने उसके कान पर काटा और उस पर अपनी जीभ फिराई। उसके ऊपर आकर चेरी ने उसका नाम पुकारा और उससे वह दोहराने के लिए कहा जो उसने अभी अभी कहा था। वह इसे फिर से सुनना चाहती थी। सुयंग मुस्कुराया और उससे कहा कि वह उसे पसंद करता है, कि वह उसे बहुत पसंद करता है। उन शब्दों से चेरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आखिरकार वे शब्द कह दिए गए थे जिनका उसे लंबे समय से इंतजार था। और उसने उससे वे शब्द बार बार कहलवाए। उसने बार बार ऐसा ही किया, अनाड़ीपन से लेकिन ईमानदारी से, दोनों अपनी दीवांगी के जोश में खोए हुए थे। कुछ दिनों बाद चेरी को थोड़ी खांसी आई, जिस पर सुयंग ने पूछा कि क्या वह अभी भी अपनी सर्दी से पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। चेरी ने जवाब दिया कि बस थोड़ी खांसी बची है। सुयंग ने उसे याद दिलाया कि उसने उसे सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने शर्माते हुए चेहरे से मुंह फेर लिया, यह कहते हुए कि यह ठीक है और अगर उसकी तबीयत ठीक न हो तो उसे बता दे। जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो चेरी ने पूछा कि क्या उसने उसे पहले ही यह नहीं बताया था कि भले ही वह बीमार हो, बहुत बीमार हो, जब तक वह उसके साथ है, वह ठीक है। सुयंग ने धीरे से हामी भरी कि उसके लिए भी, जब तक वह वहाँ है, उसे बस इतना ही चाहिए, और उसने उसके माथे को चूम लिया।